नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान का नाम जब भारत की राजनीति में आ जाए तो तय करना मुश्किल हो जाता है कि यह फुल टॉस है या बाउंसर। बिहार का चुनाव हो तब पाकिस्तान, रफाल डील तब पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले भी इतना पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं करते होंगे जितना भाजपा प्रवक्ता पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। पेट्रोल 90 रुपए लीटर है, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान कब किस चीज के लिए जिम्मेदार हो जाए पता नहीं होता। इन दिनों फिर से पाकिस्तान का जिक्र जोर शोर से हो रहा है। अजीब बात यह है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में दिन रात बात किए जा रहे हैं। कुछ आशिक बड़े जिद्दी होते हैं, नहीं निभा तो क्या हुआ, मगर नाम दिन रात लेते रहते हैं। सोमवार को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बार पाकिस्तान का जिक्र किया कि लगा कि विवाद अंबानी की कंपनी को लेकर नहीं है, पाकिस्तान को लेकर है। वो क्या है जो पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच एक समानता है, और बड़े सीरियसली इस सवाल को हम रख रहे हैं क्योंकि भारत की राजनीति में विगत कुछ वर्षों से जिस प्रकार से कांग्रेस और पाकिस्तान की बात करने के लहजे में, लैंग्वेज में एक समानता देखने को हमने पाया है, स्वाभाविक है उस पे प्रश्न पूछना बनता है। उत्तर में मैं इतना ही कहूंगा कि जहां तक पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच में समानता की बात है, द कॉमनैलिटी इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ बोथ दीज पार्टीज। जो बौखलाहट पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच है वो बिल्कुल एक बराबर है, और दोनों ही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मोदी को हटाना है। संबित पात्रा के सामने सवाल यह था कि रफाल डील में अनिल अंबानी की कंपनी कैसे आ गई और सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैसे बाहर हो गई। जबकि डील साइन होने के कुछ दिनों पहले दास्तो एविएशन के सीईओ का बयान है, और वीडियो पे आपने देखा है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ डील अंतिम चरण में है और जल्दी ही दस्तखत हो जाएगा। पाकिस्तान मोदी को हटाना चाहता है, संबित पात्रा ने जोर देकर कहा। यह लंदन से छपने वाला अखबार है, टेलीग्राफ है। इसमें डीन नेल्सन ने पाकिस्तान के अधिकारियों से बात की है, कार्यवाहक विदेश मंत्री सरताज अजीज से बात की है, और शीर्षक में यह लिखा है कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन करता है। यह 2014 से पहले की खबर है, 2014 की। नवाज शरीफ का यह बयान है कि मोदी जीतेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि एक मजबूत सरकार आएगी जो बातचीत के लिए उपयोगी होगी। तब उनके आने से पहले पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए और खबर छपी। क्या मतलब निकाला जाए? अगर कांग्रेस पार्टी इस अखबार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दे कि पाकिस्तान और मोदी में साठगांठ है, तो आप ही बताइए, कुतर्क भी शर्मा जाएंगे कि नहीं शर्मा जाएंगे? क्या कांग्रेस को तब यह कहना था कि पाकिस्तान चाहता है कि मोदी जीते? और क्या तब कोई न्यूज एंकर इस बात को लेकर डिबेट भी करता? हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ने अपने फेसबुक पर इमरान खान का भाषण पोस्ट किया, वीडियो। हाल में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे, जिसमें रावलपिंडी में हुई एक रैली में बोलते हुए इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी की खूब तारीफ की और इसके बहाने नवाज शरीफ को निशाना बनाया। आपको पता है, हिंदुस्तान में जो मर्जी नरेंद्र मोदी को हम कहते हैं, एक चीज हम सबको तस्लीम करनी चाहिए और पाकिस्तानियों में याद रखना चाहिए कि जो 4 चीजें मैंने आपको कहा है एक अजीम कौम बनने के लिए, कि हमने सच बोलना है, हमने इंसाफ करना है, चाहे दुश्मन भी हो हमने इंसाफ करना है, हमने खौफ की जंजीरें तोड़नी है, और हमने जो सबसे बड़ा बुता है मैं का, इसको तोड़ना है। ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने आते साथ ही क्या किया, 627 नाम दिए उसने स्विट्जरलैंड को और बाहर बैंकों को, कि 627 हिंदुस्तानियों के अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हैं, उन्होंने कहा यह हिंदुस्तान का पैसा ही वापस लाया जाए। जो भी हम इसके मुतालिक कहें, आदमी ईमानदार है। तो क्या इमरान खान और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई साठगांठ थी, दोस्ती थी? क्या इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है बुद्धिमानी होगी? प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिख दिया, और जब न्यूयॉर्क में होने वाली बातचीत रद्द हुई तो उनकी अभद्र टिप्पणी भी आई और जिसकी सबने निंदा की। जबकि यह तस्वीर दिल्ली की है, दिसंबर 2017 की। इमरान खान दिल्ली आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। क्या इस आधार पर कहा जाने लगे कि इमरान खान और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती है, कोई गठबंधन बन गया है, कोई रणनीति बन रही है?
भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन बात वही कही जो संबित पात्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। हमारे लिए अनिवार्य है, अब कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में गठबंधन करने में सफल नहीं हो रही है, और अगर मिल भी जाए तो ये मेल मिलाप संभव नहीं दिखता है, और इसलिए भारत के बाहर गठबंधन खोजा जा रहा है। दुनिया के कोई देश अब तय करेंगे कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस पार्टी क्या होल गया है, आपका क्या हाल हो गया है। क्या सत्ता खोने के बाद आपने संतुलन भी खो दिया। अरे चुनाव तो आते हैं जाते हैं, 125 साल पुरानी पार्टी, उसमें कुछ तो बचा रहना चाहिए। कुछ नहीं बचा है दोस्तों, कुछ नहीं बचा। पहले जिन लोगों ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल किया, उन्हें पाकिस्तान का समर्थक बनाया गया। सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि ये लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से गठबंधन कर रही है। इसका आधार क्या है? खुफिया जानकारी है, राजनीतिक बयान है, क्या है? क्या ऐसा संभव है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से गठबंधन कर रही है 2019 के लिए, और ऐसा कर रही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है? आप हैरान हो जाएंगे कि इस गठबंधन का आधार बताने के लिए संबित पात्रा ट्वीट का प्रिंट आउट निकालकर साबित कर रहे हैं। रहमान मलिक का यह ट्वीट जो एक दिन पहले आया है 23 तारीख को, कि राहुल गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ बयां करता है। एक और ट्वीट रहमान मलिक का है, और रहमान मलिक पूर्व गृह मंत्री है पाकिस्तान के। राहुल इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट पीएम एंड वॉच हिज एक्सेलेंट वीडियो आई हैव जस्ट पोस्टेड फॉर ऑल ऑफ यू। राहुल के लिए वहां से भी, राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के अनेक मंत्री कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या इस आधार पर राजनीति के तर्क गढ़े जाएंगे कि यहां के विवाद पर पाकिस्तान के टीवी चैनलों में क्या हेडलाइन चल रही है, वहां के नेता क्या ट्वीट कर रहे हैं, और इस आधार पर प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के प्रवक्ता तक ये कहेंगे कि बाहर के देशों के साथ गठबंधन हो रहा है? रफाल डील के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं, उसके सवाल और जवाब दोनों रफाल तक ही सीमित रहने चाहिए, लेकिन बात कहां से कहां पहुंच रही है। जब भ्रष्टाचार रंगे हाथों पकड़ा गया, जब विजय माल्या वित्त मंत्री को मिलकर भाग जाए, जब नीरव मोदी देश का पैसा लेकर भाग जाए, जब मेहुल चौकसी देश का पैसा लेकर भाग जाए, हर बार जब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसती है तो फिर उन्हें अपने बचाव के लिए पाकिस्तान याद आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी से सीधे सवाल है। पहला सवाल, पाकिस्तान प्रेम तब नहीं जागा था जब मोदी जी आप साड़ी और शॉल नवाज शरीफ जी के साथ मेहमान नवाजी में बांट रहे थे। मोदी सरकार का पाकिस्तान प्रेम तब नहीं जागा था जब बगैर बुलाए मेहमान की तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी दावत खाने पाकिस्तान गए और पाकिस्तान ने उल्टा उग्रवादियों से पठानकोट एयरबेस पे हमला करवाया। क्या मोदी जी आपका पाकिस्तान प्रेम तब नहीं जागा था जब कुख्यात बदनाम आईएसआई, जो आए दिन हिंदुस्तान में उग्रवाद फैलाती है, उस आईएसआई को मोदी जी और अमित शाह जी मेहमान बनाकर पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए लेकर आए, और उल्टा आईएसआई ने जाकर ये कहा कि हमने अपने सैनिकों की हत्या की है। क्या आपका पाकिस्तान प्रेम उस दिन नहीं जागा था जब आप गुपचुप वार्ता करते हैं, वो हमारे सैनिकों का गला उतारते हैं, मनदीप के सैनिक के शव को शत विशत करते हैं, नरेंद्र सिंह की आंखें निकाल लेते हैं, टांग काट देते हैं, गला रेत देते हैं, और मोदी जी चुप रहते हैं? क्या आपका पाकिस्तान प्रेम उस दिन नहीं जागा था जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार अपने जम्मू कश्मीर में बनाई और पीडीपी के मुख्यमंत्री ने हमारी सेना और जम्मू कश्मीर के लोगों का धन्यवाद करने की बजाय
अलगाववादियों और पाकिस्तान का धन्यवाद किया था। मोदी जी, क्या आपका उस दिन पाकिस्तान प्रेम नहीं जागा था जब आपके उप मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर निर्मल सिंह जी ने सार्वजनिक तौर से ये कहा कि हमारी सेना बुरहान वानी को एनकाउंटर में खत्म ना करती अगर उन्हें ये पता होता कि अंदर बुरहान वानी है? क्या आपका पाकिस्तान प्रेम उस दिन नहीं जागा था जब आपने मसरत आलम और साहिबा अंदराबी उनको पोस्टर गर्ल बनाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? क्या उस दिन आपका पाकिस्तान प्रेम नहीं जागा था जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के लोग आईएसआई के दलाल और सेना की जासूसी करते पकड़े गए? सच्चाई ये है कि आए दिन जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, नागरिकों पर हमला हो रहा है, वो एक ऐसी कमजोर सरकार मोदी जी की सरकार है जिसने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रखे हैं। कहां गया 56 इंच का सीना? कहां गई वो लाल आंख? कहां गया एक के बदले 10 सिर लाने का वादा? प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान जाना या नवजोत सिंह सिद्धू का वहां जाना, उन पर बहस हो सकती है, हुई भी है अलग से, लेकिन रफाल डील पर जब बात हो रही हो तब पाकिस्तान का क्या काम है? क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बयान दिया था कि अनिल अंबानी का नाम भारत सरकार की तरफ से आया था, या यह बयान फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद का है? पाकिस्तान के नेता ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन भारत में भी तो बहुत से नेता ट्वीट कर रहे हैं। क्या वे सभी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं? क्या रफाल डील को लेकर सवाल उठाने या राजनीति करने के जवाब यही है कि पाकिस्तान की मदद की जा रही है? आज मुझे और पीड़ा है कि राहुल गांधी आज पाकिस्तान का मोहरा बन गए हैं। जो बात ये कह रहे हैं वही बात पाकिस्तान के हर सियासत पार्टी के नेता कह रहे हैं। अब तो ट्वीट हो रहा है कि इनको भारत का पीएम बनना चाहिए। भारत की सुरक्षा के साथ राहुल गांधी क्या पाकिस्तान की कठपुतली बन रहे हैं? भाषण दिए एक के बाद एक। मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। और चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी के जेब में डाले। किसका पैसा था? सबसे पहले हिंदुस्तान के युवाओं का, दूसरे नंबर पे एयरफोर्स का, उनका पैसा था। और नरेंद्र मोदी जी ने उनसे छीनकर अनिल अंबानी को दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तो पाकिस्तान का जिक्र कब कर दें पता नहीं चलता। कभी वे बिहार की जनता से कहने लगते हैं कि बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। वहां बीजेपी हार गई और पाकिस्तान में पटाखे भी नहीं चले। रफाल डील के संदर्भ में अमित शाह ने 22 सितंबर को एक ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी कहते हैं मोदी हटाओ, पाकिस्तान कहता है मोदी हटाओ। पाकिस्तान जो है वो मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के आधारहीन आरोपों का समर्थन कर रहा है। तो क्या कांग्रेस मोदी के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय महागठबंधन बना रही है? 2017 के गुजरात चुनाव में भी पाकिस्तान का जिक्र अचानक आ गया। हम यहां चाहेंगे कि आप दर्शक याद करें कि उस बयान के बाद अखबारों में क्या छपा और न्यूज चैनलों में क्या हुआ। गुजरात की एक जनसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी के एक आरोप ने तब सनसनी फैला दी। उस आरोप के बाद न्यूज चैनलों पर जमकर बहस हुई। हम आपको बताएंगे कि उस बहस का क्या अंजाम हुआ, या इसलिए बताएंगे ताकि हम आपको एक बार फिर याद दिला सकें कि किस तरह न्यूज चैनल प्रोपेगेंडा करते हैं। आप चाहें तो YouTube में जाकर इस बयान के बाद हुई किसी भी बहस को नए सिरे से देखिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। पहले ये भाषण सुनिए। पाकिस्तान एक भूतपूर्व विदेश मंत्री, भारत भूतपूर्व उपराष्ट्रपति અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ આ મણિશંકરના ઘરે મીટિંગ મળી. મીટિંગ 3 કલાક ચાલી અને બીજા દિવસે આ મણિશંકરે મોદીને નીચ કીધા. आप YouTube में जाकर न्यूज चैनलों की बहसों को जरूर देखिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के चैनलों को, ताकि आपको पता चल सके कि इन 4 सालों में गोदी मीडिया ने आपके साथ क्या किया है। किस तरह के नकली सवाल उठे जिनका कोई सिर पैर नहीं था। सारे सवाल नकली इसलिए थे क्योंकि बाद में राज्यसभा में अरुण जेटली ने उस बयान से किनारा कर लिया जो प्रधानमंत्री ने दिया था। तारीख 27 दिसंबर 2017 अरुण जेटली ने राज्यसभा में जो बोला वो बयान काफी महत्वपूर्ण है। आप सुनिए। Let me categorically state that the Honorable Prime Minister in his
statements or speeches did not question, nor did he mean to question, the commitment to this nation of either Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister, or Shri Hamid Ansari, the former Vice President. Any such perception is completely erroneous. We hold these leaders in high esteem, as also their commitment to this nation. Thank you. हिंदी में इस अंग्रेजी बयान का मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की भारत के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाया। अगर प्रधानमंत्री के बयान से भारत के प्रति मनमोहन सिंह की प्रतिबद्धता को लेकर कोई धारणा बनी है तो वो सही नहीं है। हम इन नेताओं का और भारत के प्रति इनकी निष्ठा का बहुत आदर करते हैं, ये जेटली जी कह रहे हैं। जबकि चुनाव में मणिशंकर अय्यर के घर हुई बैठक को लेकर किस तरह के बयान दिए गए और टीवी चैनलों में उस बयान के बाद किस तरह से बहस हुई, हमने आपको याद दिला दिया। जरूर जेटली के बयान के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी आश्वासन दिया कि हम प्रधानमंत्री की गरिमा कम करने में यकीन नहीं करते हैं। चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री के प्रति दिए गए ऐसे किसी भी बयान से खुद को अलग करते हैं। लीडर हाउस का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस बात की कारण पिछले एक हफ्ते से गतिरोध सदन में बना रहा था उसका स्पष्टीकरण किया। हमारी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई ऐसा बयान दिया जो प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ हो तो हमारी पार्टी अपने आप को उस बयान के साथ डिसएसोसिएट करती है, उससे संबंध नहीं करती है और नहीं करने की आगे कोई गुंजाइश है। और उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात चुनाव में मनमोहन सिंह और हामिद अंसारी को जिस तरह से पाकिस्तान से जोड़ा और बाद में चैनलों ने उसे और गंभीर बना दिया, उसे लेकर सदन में सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी। आप हिंदी के अखबार पढ़ते हैं, चुनाव आ रहा है, ध्यान से पढ़ा कीजिए। देखिए कि राफेल डील के बारे में सिर्फ बयानों की रिपोर्टिंग हो रही है आधे अधूरे, और वो खबरें छप कहां रही हैं, या उनके यहां काम करने वाले शानदार रिपोर्टर अपनी तरफ से पड़ताल भी कर रहे हैं इन खबरों के बारे में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के अखबारों के। आप इस नजर से देखेंगे तो पता, आप ऐसा करके प्रतिभाशाली पत्रकारों का ही भला करेंगे जो वाकई पत्रकारिता करना चाहते हैं। एक काम और कीजिएगा, राफेल डील पर आपके प्रिय हिंदी अखबार में जितनी भी खबरें छपी हैं उन सबको एक जगह रखकर फिर से पढ़िएगा। आपको आने वाले समय में हिंदुस्तान के लोकतंत्र का चेहरा उससे भी कहीं ज्यादा आपका भविष्य दिख जाएगा। आप सबको एक याद दिला दें कि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक के परिवार के साथ खास रिश्ता रखते थे, अभी भी रखते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के मन से कहा करते थे कि जियाउल हक की बेटी उनकी बहन है, बगल में बीजेपी के संस्थापक नेता भी खड़े रहते थे। 2012 की एक खबर है जो आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, जब भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान गया तब सिन्हा जियाउल हक की बेटी जैन जिया से भी मिलने गए। मैं ये मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि सिन्हा देशद्रोही हैं, बल्कि सिन्हा के देश प्रेम पर कोई शक भी कैसे कर सकता है। लेकिन सिन्हा को बीजेपी ने 2014 में टिकट दिया, उसके पहले भी टिकट दिया और मंत्री भी बनाया। तब किसी ने शत्रुघ्न सिन्हा से नहीं कहा कि आप गद्दार हैं या बीजेपी सिन्हा के जरिए पाकिस्तान के साथ गठबंधन करना चाहती है। शत्रुघ्न सिन्हा अपने इन संबंधों को खुलकर निभाते रहे हैं, वो किसी से डरते भी नहीं। क्या कभी बीजेपी के भीतर से किसी की हिम्मत हुई कि उन्हें पाकिस्तान का एजेंट कह दे? हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने शत्रुघ्न सिन्हा से बात की। अब ये तो नादानी है या फ्रस्ट्रेशन है जो लोग ऐसा जवाब दे रहे हैं। ये लोग वो लोग ज्यादती कर रहे हैं कि जो लोग सवाल कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं, जनहित में कर रहे हैं। देश का पैसा, देश के टैक्स पेयर्स का पैसा, और वो भी उसका पैसा लेकर उस देश के जवानों के साथ या शहीदों के साथ इस तरह से मजाक करना और अचानक उन लोगों को दे देना इसका ठेका जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो हवाई जहाज बनाने का, खासकर डिफेंस के हवाई जहाज का कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं हो, वो भी दाम इतना बढ़ा के क्यों बढ़ाया गया? क्यों 126? यही सवालों का आप जवाब देने बात खत्म हो जाएगा। देशद्रोही कहने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ कह दें कि 126 हवाई जहाज की बात हुई थी, हमने 36 पे समझौता क्यों किया, किन शर्तों पे किया, किन शर्तों पे किया, दाम इतने क्यों बढ़ा दिए हमने, और उसके बाद एक झूठ को छुपाने के लिए या एक सच को छुपाने के लिए हम 10 झूठ बोले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कंपनियों
और क्रिकेट प्रेमियों को इन सब बहसों से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी राजनीति पाकिस्तान के बारे में क्या कहती है। लोग इंतजार करते हैं कि कब पाकिस्तान से मैच होगा। जब भी होता है वो मैच देखते हैं। दुबई में भारत पाकिस्तान मैच के प्रसारण के दौरान आपने टीवी पर कितनी भारतीय कंपनियों के विज्ञापन देखे होंगे। बाजार हमेशा पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच का लाभ उठाने की फिराक में रहता है। राजनीति हमेशा पाकिस्तान से अपने झूठ का बचाव करना चाहती है।